आज की इस वीडियो में हम GSC 101 के असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। ये आपकी असाइनमेंट टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। 17 जनवरी जो है इसकी ड्यू डेट है। सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और काइंडली जो है वो लाइक भी कर दिया करें वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करें, ठीक है। तो इससे जो है वो हमें भी थोड़ी सी सपोर्ट मिलती है और इंकरेजमेंट होती है। बाकी जो है आपका इतने इसमें कुछ नहीं जाता। इसकी बेसिक इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। ये असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए आपको 35 लेक्चर्स जो हैं वो पहले आप 35 लेक्चर्स को कवर अप करें। उसके बाद अगर ये आप असाइनमेंट बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। आपको 35 लेक्चर्स तक कमांड हासिल होनी चाहिए और ये जो एक्सेप्टेबल नहीं होगी ड्यू डेट के बाद, ये पुरानी सारी बातें हैं जो कि आपको ऑलरेडी भी पता होंगी। 0 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। अगर आपने जो है वो किसी से कॉपी पेस्ट किया हो तो वो जो है आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। असाइनमेंट फाइल जो MS वर्ड में होनी चाहिए और किसी दूसरे फॉर्मेट में एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन यूज़ करनी है तो आप जस्ट मैथ टाइप को यूज़ कर सकते हैं और किसी भी दूसरे स्टूडेंट की कॉपी नहीं करनी, हैंड आउट से देख कर नहीं राइट करना, इंटरनेट से कोई मटेरियल भी आपने नहीं लेना, ठीक है। और इस तरह इसकी लास्ट डेट भी जो है वो लास्ट डेट से पहले ही आपने असाइनमेंट बना लेनी है या इसको बनाकर सबमिट करवा देना है। कोई भी स्टूडेंट्स लास्ट डेट के बाद नहीं सबमिट करवाएगा। एक और बात स्टूडेंट्स, GSC 101 की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं, तो अगर कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सेंड कर दूँगी, तो आप वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसमें आपको जो है वो तमाम GSC 101 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन, तमाम लेक्चर्स कवर करवाए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें इधर येस और नो में आपने इसका आंसर देना है। अगर आप इसका आंसर येस में देंगे तो आपने एक्सप्लेन करना है कि येस क्यों है। अगर नो में दिया तो आपने उसकी रीज़न देनी है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। अब 2 एटम्स सेम एलिमेंट के सिमिलर ये हैं जिस तरह हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का आपको पता है फार्मूला होता है H2। ज़रा मैं आपको थोड़ा सा करके बता देती हूँ कि ये उन्होंने किस तरह जो है दिया है। देखिए हाइड्रोजन का फार्मूला जो होता है वो H2 होता है, यानी इसमें जो है वो 2 एटम्स होते हैं। 2 एटम्स मिलकर जो है वो हाइड्रोजन को बनाते हैं, ठीक है, यानी H और H। अब इसमें उसने कहा है कि ये एलिमेंट है और 2 एटम्स से मिलकर एलिमेंट बना हुआ है। अब ज़रा इसको समझे। 2 एटम्स हैं सेम एलिमेंट्स के, वो आइडेंटिकल हो सकते हैं? नो। इसकी रीज़न ये है कि एटम्स जो एलिमेंट्स के होते हैं वो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो रखते हैं। जिस तरह हाइड्रोजन का प्रोटॉन 1 होता है प्रोटॉन नंबर, और इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें 1 ही होता है, लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है, ठीक है। बट दे हैव द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स की तादाद जस्ट 0 होती है, ठीक है। रिजल्टिंग क्या होता है इन आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसे एलिमेंट जो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रखते हैं, यानी एटॉमिक नंबर उनका सेम हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद को ही एटॉमिक नंबर कहते हैं, लेकिन डिफरेंट जो है एटॉमिक मासेस हो, ठीक है। बाकी इसकी फर्दर जो है आपके लेक्चर्स में फुल एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स यूट्यूब से ले रहे हैं या आप वैसे मेरी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो आपको इसकी अच्छी से समझ आई होप आ गई होगी। नेक्स्ट है रस्टिंग विल अकर फास्टर इन सी वाटर दैन टैप वाटर। इसका मतलब ये है कि रस्टिंग का मतलब होता है जंग लगना। तो जंग जो है वो समुद्री पानी में ज़्यादा तेज़ से क्यों लगता है टैप वाटर की निस्बत? तो इसका जो है सिंपल सा आंसर है क्योंकि जो सी वाटर होता है, समुद्री पानी होता है, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा मौजूद होती है। उसमें दूसरे जो हम कह सकते हैं कि कोरियन प्रोसेस में को तेज़ करते हैं वो वाले इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस ज़्यादा होते हैं। इस वजह से उसमें सी वाटर में रस्टिंग जो है उसका अमल तेज़ होता है। रस्टिंग इन्वॉल्व्स द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन से मुराद है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन को हासिल करना, ठीक है। जब जहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़्यादा होगी वहाँ ऑटोमेटिकली रस्टिंग का अमल या प्रोसेस तेज़ होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है, आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ साल्ट इन सी वाटर कैन एक्सेलरेट द रस्टिंग प्रोसेस, क्योंकि उसमें साल्ट्स वगैरह मौजूद होते हैं सी वाटर में, तो जो कि रस्टिंग प्रोसेस को इंक्रीज़ करते हैं, प्रमोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में तेज़ी के साथ होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है मैस इज ऑलवेज कंजर्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ये हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस जो है वो स्टडी किया था। आई थिंक ये असाइनमेंट नंबर 1 का भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग कि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स की तादाद है और रिएक्टेंट्स की तादाद है केमिकल रिएक्शन में वो इक्वल होती है। याद रखिएगा जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं आपको एज एग्जांपल दे देती हूँ।
एक हाइड्रोजन का एटम है और एक हमारे पास जो है वो क्लोरीन का एटम है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हमारे पास ये बनाएगा 2HCl। अब यहाँ पे जो है ये रिएक्शन करने का मकसद ये जस्ट इतना है कि आपको समझाना है यहाँ पे रिएक्टर्स क्या है। ये दोनों जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टर्स, ठीक है। जो केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं वो रिएक्टर्स होते हैं। प्रोडक्ट्स जो होती हैं केमिकल रिएक्शन के बाद जो मिलने वाली हमारे पास अशिया है ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, यानी इन दोनों के मिलने से ये बना है तो इसको रिएक्टर्स कहेंगे और इसको प्रोडक्ट्स कहेंगे। तो जो हमारे पास लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंगली कि रिएक्टर्स की तादाद प्रोडक्ट्स के बराबर है, ठीक है। अब ये तादाद इक्वल किस तरह है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और क्लोरीन के भी 2 एटम्स हैं। अब 2HCl का मतलब है कि 2 ही हाइड्रोजन है और 2 ही क्लोरीन है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। यहाँ पे वही चीज़ मेंशन है, states that in closed system the mass of the reactors must equal the mass of the products for any chemical reaction. This principle is based on the fact that atoms are neither created nor destroyed ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, यानी ना ही एटम्स को हम बना सकते हैं और ना ही हम एटम्स को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं टोटल मास बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट डाउन द आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन विद स्ट्रक्चरल डायग्राम। आपने इसकी डायग्राम भी बनानी है और डायग्राम जो है आपने MS वर्ड पे बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन MS वर्ड पे बन सकती है या आप जो है वो ड्रा पे पावर पॉइंट पे भी इसको बनाया जा सकता है। तो आपने सबसे पहले आपको जो भी शेप चाहिए होगी वो डाउनलोड कर लेनी है, उसके बाद आप इस पर पेस्ट करना है, ठीक है। बाकी आप इस तरह पेस्ट भी कर सकते हैं जिस तरह ये आपको नीचे मेंशन करके दिखाई हुई है। चले ज़रा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास जो है वो क्या है। क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी फाउंड इन प्लांट सेल्स हाउसिंग क्लोरोप्लास्ट। राइट डाउन द रीजंस फॉर द प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन टिश्यूज इंगेज्ड इन फोटोसिंथेसिस। यानी माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं ये हमने इसमें बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली होता है क्या है, ये डबल मेम्ब्रेन में जो है वो लिपटी हुई साख्तें होती हैं जो सिर्फ यूकैरियोट्स में पाई जाती हैं। यूकैरियोट्स किसको कहते हैं, यूकैरियोट्स कहते हैं जिसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस, ठीक है। तो वो आपको लेक्चर्स में कवर सारा करवाया गया है। आपको ये कंसेप्ट्स क्लियर होंगे देन आप उसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। और याद रखिएगा जो GSC 101 का पेपर है आपका वो कंसेप्चुअल टोटली कंसेप्चुअल आता है। सबसे पहले आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे देन आप उसको जो है वो अच्छे से कर सकेंगे। रट्टा जो है उसमें काम नहीं आता, अगर आप रट्टा लगाएंगे तो आप जो है वो पेपर में पास नहीं हो सकेंगे, यानी आपका CGPA बहुत डाउन होगा, ठीक है। अब जो है माइटोकॉन्ड्रिया ये बेसिकली इसमें 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। बैरोनी एक मेम्ब्रेन होती है आउटर मोस्ट और इसकी अंदरूनी एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना ही एक DNA और राइबोसोम्स होते हैं। अब राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन्स को बनाते हैं, ठीक है। और ये राइबोसोम्स यूकैरियोटिक की निस्बत प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स से ज़्यादा यानी सिमिलर होते हैं। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हाउसिंग क्लोरोप्लास्ट में भी इंक्लूड होता है। अब यहाँ से जो हाउसिंग क्लोरोप्लास्ट में इसलिए होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस इसलिए हेल्प करता है क्योंकि इसमें जो है वो ऑक्सीजन मौजूद होती है, सनलाइट से ऑक्सीजन लेते हैं, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस वजह से जो है फोटोसिंथेसिस में अहम किरदार अदा करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं। और ग्लूकोज बनाने के बाद ये प्रोड्यूस करता है ATP। ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का अब्रीवेशन है। ATP बेसिकली एक एनर्जी करेंसी होती है जो कि एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। तो ये सारी इसमें डिटेल लिखी हुई है जो कि मैंने आपको अपनी वर्डिंग बता दी है और आप इसको खुद देख लीजिएगा। In photosynthetic tissues, mitochondria ensure that the energy produced through the photosynthesis is effectively utilized for various cellular activities that enable the conservation of glucose synthesized in chloroplast into ATP। ग्लूकोज को जब फोटोसिंथेसिस के दौरान वो ग्लूकोज को प्रोड्यूस कर लेते हैं तो उसको जो है वो चेंज कर देगा ATP में, ठीक है। विच इज़ द यूज फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस। उसके बाद मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है वो ग्रोथ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। एंड अदर सेलुलर फंक्शंस। Therefore, the presence of mitochondria in tissues engaged in photosynthesis highlights, ठीक है। तो इसको आप खुद भी देख के पढ़ सकते हैं, जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको पढ़ा दी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसका स्ट्रक्चर आ जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो है वो डबल मेम्ब्रेन होती है। एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है और इसकी जो है वो इंटरनल मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो है इसको बाहर जो इन्वायरमेंट से महफूज रखती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें DNA मौजूद होता है, ठीक है, और मैट्रिक्स है और आउटर मेम्ब्रेन है, ग्रेन्यूल मौजूद है। तो ये जो है बेसिक इसकी डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया की।
नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो सिमिलरिटीज़ हैं इनके स्ट्रक्चरल के लिहाज से पहले हमने राइट करनी है, उसके बाद हमने फंक्शनल के लिहाज से राइट करनी है। पहले आपने अच्छे से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद इसका आंसर राइट करना है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज़ देख लेते हैं, फिर हम स्ट्रक्चरल डिफरेंस को देखेंगे, इसी तरह हम फंक्शनल सिमिलरिटीज़ को देखेंगे और फंक्शनल डिफरेंस को देखेंगे दोनों को। स्ट्रक्चर सिमिलरिटीज़ में ये है कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट का भी और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों का डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। और डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये प्रोटेक्टिव बैरियर होती है, यानी जो बाहर वाला इन्वायरमेंट है उसको जो है प्रोटेक्ट करती है। और इनर मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन्स और एंजाइम्स वगैरह ज़रूरी होती हैं, उसमें एसेंशियल फॉर देयर रिस्पेक्टिव फंक्शंस, यानी उनके काम करने के लिए प्रोटीन्स और एंजाइम्स वगैरह की ज़रूरत होती है, तो वो उसमें इनर मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम है। इंटरनल मेम्ब्रेन्स में दोनों ऑर्गेनेल्स प्रोसेस, ठीक है। इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम जो कि इसके सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं, स्पेस प्रोवाइड करती हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए। नेक्स्ट इसकी फंक्शनल सिमिलरिटीज़। फंक्शनल सिमिलरिटीज़ में यानी उनके जो काम के हवाले से, पहले तो हमने इसका स्ट्रक्चर के हवाले से देखा था, अब उसके काम के हवाले से हमने इसकी सिमिलरिटीज़ को देखना है। सबसे पहले है एनर्जी कन्वर्जेशन, यानी एनर्जी का तब्दील होना। दोनों माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो एनर्जी कन्वर्जेशन प्रोसेस में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक वाइटल रोल, इंपॉर्टेंट रोल सेलुलर रिस्पिरेशन में अदा करता है, वो यानी ग्लूकोज को एटीपी में चेंज कर देता है, ठीक है। यानी एनर्जी को ग्लूकोज को एटीपी में, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि एनर्जी करेंसी होती है एटीपी, और उसमें ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा। क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस का जिम्मेदार है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है सब्ज रंग का ग्रीन पिगमेंट होता है, और आपको पता है कि ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस है, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में अपनी एनर्जी को जो है तैयार करते हैं, अपनी खुराक को तैयार करते हैं ग्लूकोज की सूरत में। एटीपी प्रोडक्शन क्या है, दोनों ऑर्गेनेल्स एटीपी को यानी प्रोड्यूस करते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करते हैं एटीपी थ्रू ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पिरेशन। इसी तरह ये भी लाइट के प्रेजेंस में जो है वो एटीपी क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में। स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस, इनर मेम्ब्रेन अरेंजमेंट और पिगमेंट कंटेंट। तो इनर में दोनों जो है वो इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है कि ये इनके सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, सरफेस एरिया में इनके केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो जितने ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज़्यादा उसमें केमिकल रिएक्शंस होंगे। उसको केमिकल रिएक्शंस तो हम नहीं कह सकते, यानी क्लोरोप्लास्ट जो है वो अपनी ग्लूकोज को उसमें एटीपी में उतनी ज़्यादा चेंज करेगा। पिगमेंट कंटेंट है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्लोरोफिल रखता है, पिगमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं लाइट एनर्जी फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस में, ठीक है। फंक्शनल डिफरेंसेस देख लेते हैं। प्राइमरी फंक्शन मेटाबॉलिक पैथवेज, तो प्राइमरी फंक्शंस में माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी को प्रोड्यूस करता है सेलुलर रिस्पिरेशन के दौरान, और एनर्जी जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्राइमरी फंक्शन इसका यही है कि वही एक मेन चीज़, इसमें यही चीज़ आ रही है, बार बार उसी चीज़ को रिपीट किया गया है कि वो ग्लूकोज को जो है एटीपी में चेंज कर देता है। मेटाबॉलिक पाथवेज, यानी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं ना, इसलिए इसको मेटाबॉलिक पाथवेज कहा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनारोबिक रिस्पिरेशन है, बेसिकली एरोबिक रिस्पिरेशंस, जिसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको एरोबिक रिस्पिरेशन। मेटाबॉलिक पाथवेज में जो है वो मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, वो केमिकल रिएक्शंस जिसमें खुराक को तोड़फोड़ की जाती है, और वो ग्रो करने के लिए जो है वो होते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। तो जो इसकी बेसिक कंसेप्ट्स है वो मैंने आपको क्लियर कर दी है, बाकी इसकी समरी आपको राइट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने फंक्शनल की सिमिलरिटीज़ और उनमें स्ट्रक्चर डिफरेंसेस से पूछा है, वो मैंने आपको ऑलरेडी कवर करवा दिए हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब